Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our unit second chapter diuretics, in which we have studied what is diuretics, then the action of diuretics on nephron, and then we have studied the classification of antidiuretics, in which we have studied there is 5 classes of antidiuretic class. First one is carbonic anhydrase inhibitor. Second one is thiazide diuretics. Third one is loop diuretics or high ceiling diuretics. Fourth one is potassium sparing diuretics. And fifth one is osmotic diuretics, in which first two classes we have studied. Now we are going to start our third class, that is loop diuretics or high ceiling diuretics. So क्या होते हैं loop diuretics? Loop diuretics acts mainly at thick ascending limb of the loop of Henle. These diuretics produce peak diuresis which is much greater than other diuretics. मीन्स कि ये जो आपके लूप डायरेटिक्स हैं ये मेनली किस पे एक्ट करेंगे, नेफ्रॉन के किस पार्ट पे एक्ट करेंगे? जो लूप ऑफ हेनले है उसकी थिक असेंडिंग लिम्ब पे ये एक्ट करते हैं. ये जो लूप डायरेटिक्स हैं ये पीक डायूरेसिस प्रोड्यूस करते हैं जो कि कंपैरेटिवली अदर डायूरेटिक्स ज़्यादा होता है. मीन्स कि इनका डायूरेटिक एक्शंस अदर डायूरेटिक एक्शंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा. अर्लियर इट वॉज इन्वेस्टिगेटेड दैट ऑर्गेनोमर्क्यूरियल diuretics acted by blocking renal enzymes possessing सल्फाहाइड्रल ग्रुप. मीन्स कि पहले ये देखा गया था कि जो ऑर्गेनोमर्क्यूरियल डायूरेटिक्स हैं वो रीनल एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं और उनके अंदर सल्फाहाइड्रल ग्रुप दैट इज़ एसएच ग्रुप प्रेजेंट होता है. अब ये मॉइटीज़ कैसी होती हैं कि आर एस एच करके आपके पास एक कंपाउंड है. जब ये किसी नॉर्मल जो कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करेगा दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OR. तो यहाँ पे ये और ये एलिमिनेट होकर के यहाँ पे SR ग्रुप लग जाएगा, दूसरा R यहाँ पे, एंड देन CH2 C डबल बॉन्ड OR डैश. नाउ इट मेक्स थायोल अडक्टेंट. अब क्या बन गया इससे? थायोल अडक्टेंट बन गया. लेटर इट वॉज शोन दैट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन डेरिवेटिव्स हैविंग अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लीड्स सिग्निफिकेंट डायरेटिक एक्टिविटी. फिर बाद में ये देखा गया कि वो कंपाउंड जिनके अंदर इस तरीके से अल्फ़ा और बीटा एंड देन कीटोन डेरिवेटिव हैं जो, और जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, उनमें पोटेंट डायूरेटिक एक्टिविटी देखी गई थी. तो दिस वाज द कंपाउंड जो कि देखा गया कि अगर कोई मॉइटी है जिसके अंदर अल्फ़ा बीटा कीटोन अनसेचुरेटेड मॉइटी है और एसोसिएट है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर उसकी डायूरेटिक एक्टिविटी उसमें प्रेजेंट होगी. नेक्स्ट इसके अंदर जो कंपाउंड्स आते हैं दैट इज़ फ्यूरोसेमाइड, जिनके अंदर आप देखोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड मॉइटी प्रेजेंट होती हैं. तो फ्यूरोसेमाइड के स्ट्रक्चर के अंदर मेन है आपकी फिनाइल, एंड देन इस फिनाइल मॉइटी से एसोसिएटेड सब्स्टिट्यूएंट हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरो, सल्फोमाइल एंड साथ में फरफ्यूराइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है एसोसिएट होकर NHCH3 के साथ. सो इसका आयुपिक नेम हुआ 4 क्लोरो एन फरफ्यूराइल 5 सल्फोनाइल एंथ्रालिनिक एसिड. नाउ नेक्स्ट आता है फ्यूरोसिमाइड की सिंथेसिस. सो इसका लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज़ 2,4 डाई क्लोरो बेंजोइक एसिड. मीन्स की सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप एंड देन बेंजोइक एसिड. इसकी रिएक्शन जब की जाती है क्लोरोसल्फोनिक एसिड एंड अमोनिया के साथ, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ सब्स्टिट्यूएंट जिसमें NH2SO2 अटैच होता है.
देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर फरफ्यूराइल ग्रुप के साथ इसकी रिएक्शन होगी, जिसका रिजल्टेंट होगा फ्यूरेसेमाइड की सिंथेसिस। सो अगर हम फ्यूरेसेमाइड की सिंथेसिस की बात करें तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। स्टार्टिंग मटेरियल 2,4 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड होगा। फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन क्लोरोसल्फोनिक एसिड एंड अमोनिया के साथ होगी एंड सेकेंड स्टेप में फरफ्यूराइल के साथ होगी, जिसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा फ्यूरोसेमाइड। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज़ फ्यूरोसेमाइड की। सो फ्यूरोसेमाइड इज़ ए वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, practically insoluble in water and stored in a well closed light resistance container। जो फ्यूरोसेमाइड है इसका कलर है वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट, इसका नेचर है क्रिस्टलाइन और ये पाउडर की फॉर्म में मिलता है। ये जो फ्यूरोसेमाइड है ये वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है और इसे वेल क्लोज कंटेनर में क्लोज करके रखेंगे, पैक करके रखेंगे। ये जो कंटेनर है ये लाइट रेजिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूरोसेमाइड है वो लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाएगा, इसलिए इसे लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखना होता है। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो फ्यूरोसेमाइड एक्ट बाय इनहिबिटिंग electrolyte reabsorption in the nephron by blocking sodium potassium chlorine channel। मीन्स कि हमारे नेफ्रॉन के अंदर एक सोडियम पोटेशियम क्लोरीन सिम्पोर्ट सिस्टम होता है, जिसके थ्रू जो नेफ्रॉन होता है वो आयंस को मेंटेन करके रखता है, आयंस को रीअब्जॉर्ब करता है। तो उन चैनल्स को फ्यूरोसेमाइड ब्लॉक कर देता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो इनहिबिट हो जाता है और ये जो आयंस हैं जो कि अब्जॉर्ब होते हैं वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो वो बेसिकली एलिमिनेट होंगे थ्रू यूरिन और इस तरीके से आयंस का लॉस होता है। सो दिस इज़ हाउ फ्यूरोसेमाइड शोज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन आती है कि इस एक्शन को शो करके इसका किस किस चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ यूज एज एन डायूरेटिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडीमा, hypertension and congestive heart failure। It is having weak carbonic anhydrase inhibitor activity। तो ये जो फ्यूरोसेमाइड है इनका यूज़ किया जाता है एडिमा के ट्रीटमेंट के लिए, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए। नाउ ये जो फ्यूरोसेमाइड है इसकी इनके साथ साथ वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एक्टिविटी भी होती है। तो इस तरीके से दिस इज इट्स सेकेंड मैकेनिज्म कि ये वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एक्टिविटी शो करके भी डायूरेटिक, हाइपरटेंशन और सीएचएफ को ट्रीट करता है। देन हमारी नेक्स्ट सेकेंड ड्रग आती है इस क्लास के अंदर ब्यूमेटानाइड। ब्यूमेटानाइड की अगर हम बात करें तो इसमें इसकी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे फिनॉक्सी ग्रुप ऐड हुआ और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ब्यूटाइल ग्रुप ऐड हुआ। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनी दैट इज ब्यूमेटानाइड। अदरवाइज इसके अंदर भी सिमिलरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सल्फोनामाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो इसका आईपिक नेम होगा 3 ब्यूटाइल अमीनो 4 फिनॉक्सी 5 सल्फोनामाइल बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज़। सो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन अल्कलाइन सॉल्यूशंस। इट इज़ स्टोर्ड इन एयरटाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। मीन्स कि जो ब्यूमेटानाइड है इसका कलर होगा वाइट, क्रिस्टलाइन इसका नेचर होता है, सॉलिड पाउडर की फॉर्म में ये मिलता है, इसकी स्टेट है सॉलिड। नाउ ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है और जो अल्कलाइन सॉल्यूशंस हैं लाइक NaOH का सॉल्यूशन, KOH का सॉल्यूशन, उनके अंदर ये सॉल्युबलाइज हो जाता है। ये जो ब्यूमेटानाइड है इसे भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना होता है और इस कंटेनर को लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि जो ब्यूमेटानाइड है लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है।
नेक्स्ट आता है ब्यूमेटानाइट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो इट ब्लॉक्स द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड एंड सोडियम in the ascending loop of Henle and alter electrolyte transfer, which results in excretion of sodium chloride and water and hence reduces diuresis. That means कि ये जो ब्यूमेटानाइड है ये सोडियम और क्लोरीन के एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट करते हैं और उसे इनिबिट करके सोडियम और क्लोरीन का एक्टिवली एक्सक्रीशन करवाते हैं. ये मेनली लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब पे वर्क करते हैं और इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन का एक्सक्रीशन करवा करके इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफ़र को अल्टर करते हैं, जिसकी वजह से सोडियम क्लोरीन का एक्सक्रीशन होगा और साथ में वाटर का एक्सक्रीशन होगा और जिसकी वजह से क्या होगा, डाईयूरेसिस प्रोसेस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन और वाटर जो है वो एलिमिनेट होगा और उसके एलिमिनेशन से क्या होगा, डाईयूरेसिस प्रोसेस इन्हांस होगी. सो जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसका यूज़ ब्यूमेटानाइड इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा एंड हाइपरटेंशन. इस तरीके से ये जो ब्यूमेटानाइड है इसका यूज़ किया जाता है एडिमा और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए. तो हमने सेकेंड ड्रग देखी है ब्यूमेटानाइड. ब्यूमेटानाइड के बारे में हमने देखा कि ये सोडियम, क्लोरीन और वाटर का एक्सक्रीशन कराएंगे, डायूरेसिस कोज कराएंगे और इसलिए इसका यूज़ एडिमा और हाइपरटेंशन के लिए किया जाता है. नेक्स्ट हमारी थर्ड ड्रग आती है इथाक्राइनिक एसिड. सो इथाक्राइनिक एसिड के अंदर बेसिकली इथाइल और एक्राइनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे इथाक्राइनिक एसिड बोलते हैं. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाक्राइनिक एसिड, जिसके अंदर 2,3 डाईक्लोरो, दैट इज़ 2 and 3 डाईक्लोरो, 4 इथाइल एक्रोइल, दिस इज़ फोर्थ पोजिशन पे इथाइल एक्रोइल, and phenoxyacetic acid is the name of ethylene ecrinic acid. नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज़. सो इट इज़ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, स्लाइटली soluble in water and soluble in alkali hydroxide carbonates solution and it is readily absorbed by GIT. इसकी फिजिकल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो ये वाइट तो ऑलमोस्ट वाइट होता है. नेचर होता है इसका क्रिस्टलाइन, सॉलिड पाउडर की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है. ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर साइटली सॉल्युबल है, जबकि अल्कलाइली हाइड्रोक्साइड्स के अंदर लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, कार्बोनेट्स का सोल्यूशन लाइक सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, इनके सॉल्यूशंस के अंदर ये इजीली सॉल्युबल हो जाता है. इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जीआईटी रूट से यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट से इसका रैडिली अब्जॉर्प्शन होता है. नेक्स्ट आता है इथाक्राइनिक एसिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो इट्स एक्शन इज सिमिलर टू फ्यूरासेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड. मीन्स कि इथाक्राइनिक एसिड जो होता है वो भी फ्यूरासेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड की तरह सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम सिम्पोर्ट सिस्टम को ब्लॉक करके सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट करता है, सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है और साथ में वाटर को एक्सक्रीशन करवाता है और इस तरीके से डायूरेटिक एक्टिविटी शो करता है. तो इसका यूज़ किया जाता है एज डायूरेटिक टू ट्रीट एडिमा एंड हाइपरटेंशन. मीन्स कि ये डायूरेटिक एक्टिविटी शो करके एडिमा और हाइपरटेंशन की कंडीशन को ट्रीट आउट करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इथाक्राइनिक एसिड. सो हमने थर्ड क्लास स्टार्ट की थी लूप डायूरेटिक्स और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, जो कि अदर डायूरेटिक्स के कंपैरेटिवली मोस्ट एक्टिव, मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक्स थे. और इसके अंदर हमने 3 डायूरेटिक्स को स्टडी किया. फर्स्ट इज़ फ्यूरासेमाइड, second is bumetanide and third one is ithacrynic acid. Now we are going to start our fourth class, that is potassium sparing diuretics,
मीन्स कि वो डायूरेटिक्स जो कि पोटेशियम को स्पेयर करके रखेंगे, पोटेशियम को बचा के रखेंगे, पोटेशियम आयन को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देंगे, जिसका यूज़ पोटेशियम सप्लीमेंट की फॉर्म में भी किया जाता है। सो क्या है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स? These type of diuretics inhibit sodium reabsorption in the late distal tubules and indirectly spare potassium excretion. मीन्स कि ये जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं ये बेसिकली सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को तो इनहिबिट करते हैं, यानी सोडियम को तो रीअब्जॉर्ब नहीं होने देते, सोडियम को तो एक्सक्रीट आउट कराते हैं, और जो पोटेशियम है उसको इनडायरेक्टली स्पेयर कर लेते हैं, उसको बचा लेते हैं और उसका एक्सक्रीशन नहीं होने देते हैं। तो इस तरीके से एक्ट करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये जो है लेट डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर यानी लास्ट फॉर्म ऑफ डीसीटी पे एक्ट करते हैं। These are mild diuretic and tend to cause bicarbonate loss but not chloride। अब क्योंकि ये जो डायूरेटिक है ये माइल्ड डायूरेटिक है तो इसलिए इनका जो कोज है, इनका जो एक्शन है वो इस तरीके से है कि ये बाइकार्बोनेट का भी लॉस करवाते हैं, पर ये क्लोराइड आयन को लॉस नहीं करवाते हैं। मीन्स कि सोडियम को एक्सक्रीट करवाएंगे लेकिन पोटेशियम को नहीं करवाएंगे, बाइकार्बोनेट को करवाएंगे लेकिन क्लोराइड को नहीं करवाएंगे। तो इस तरीके से ये अपना एक्शन शो करते हैं। ये जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दैट इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड सोडियम चैनल इनहिबिटर्स। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट मीन्स कि वो एजेंट्स जो कि एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज करेंगे, एंड देन सेकेंड वन इज सोडियम चैनल इनहिबिटर्स जो कि सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करेंगे। सो फर्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं, दैट इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट मीन्स कि वो एजेंट्स जो कि एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज करेंगे। अब जो एक्शन एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करता था वो नहीं कर पाएगा और इस तरीके से ये सोडियम का एक्सक्रीशन करवाते हैं। सो द एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टेरॉयड हार्मोन दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडी। सम ऑफ देम इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। मीन्स कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं, स्पेशली स्टेरॉयडल हार्मोन जिसके अंदर आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनमें से कुछ जो हार्मोन हैं वो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का जो बैलेंस है उसे बॉडी में बना के रखते हैं और इस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देते हैं तो इसके अपोजिट एक्शन शो होगा और इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस बॉडी में डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इस तरीके से एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट अपना एक्शन शो करते हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं उनके अंदर फर्स्ट ड्रग है स्पाइरोनोलैक्टोन, एंड जैसा कि हमने देखा कि एक स्टेरॉयडल मॉइटी है तो इसके अंदर बेसिक स्टेरॉयडल चेन प्रेजेंट होगी, बेसिक स्टेरॉयडल मॉइटी प्रेजेंट होगी और उसके साथ एसोसिएट होंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। सो इसका आईपिक नेम है 7 अल्फा एक्सीटाइलोथायो। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी 7 अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे एसिटाइल थायो ग्रुप प्रेजेंट है, देन 3 ऑक्सो थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है, 7 अल्फा प्रेग, देन 4 इन, 17-12 बीटा कैप्रोलैक्टोन। जो बेसिक पॉइंटी है दैट इज कैप्रोलैक्टोन और उसमें एसिटाइल थायो, ऑक्सो एंड प्रेग्नलिन जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट है और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज स्पाइरोनोलैक्टोन। नेक्स्ट आता है इसकी प्रॉपर्टीज। सो इट इज येलोइश वाइट कलर्ड पाउडर, ऑर्डरलेस and exhibit polymorphism. It is practically insoluble in water and stored in well closed light resistance container. It is fairly rapidly absorbed from the GIT. Means कि जो स्पाइरोनोलैक्टोन है इसका कलर वाइट टू येलोइश वाइट सा होता है,
इसका स्टेट जो है सॉलिड पाउडर के फॉर्म में होगा, इसका ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है। अगर आप इसे स्मेल करेंगे तो इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आएगी पर्टिकुलर। एंड देन ये जो होता है ये पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज रखता है, यानी कि इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है, मीन्स कि वाटर में इजीली सॉल्युबलाइज नहीं हो पाएगा, और इसे स्टोर करके रखा जाता है वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाता है। इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। देन ये इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये जीआईटी रूट से रैपिडली अब्जॉर्ब होता है। सो दिस इज अबाउट स्पाइरेनोलैक्टोन। नेक्स्ट आता है स्पाइरेनोलैक्टोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो स्पाइरेनोलैक्टोन is metabolized into amirion, which aldosterone for binding to aldosterone receptor, which results in excretion of sodium and decrease in potassium excretion. Means कि जो स्पाइरेनोलैक्टोन है वो सबसे पहले मेटाबोलाइज होता है एम्ब्रियन के अंदर, एंड देन ये जो एम्ब्रियन है ये क्या करता है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स पे बाइंड होने के लिए compete करता है। यानी कि एल्डोस्टेरोन के जो रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड होने के लिए एल्डोस्टेरोन और अमीरोन दोनों compete करेंगे। अब अमीरोन क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिप्लेस करके खुद बाइंड हो जाएगा, जिसका रिजल्टेंट होगा सोडियम का एक्सक्रीशन तो इंक्रीज हो जाएगा और पोटेशियम का एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स कि ये जो होता है अमीरोन जब एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो इसका रिजल्टेंट है सोडियम का एक्सक्रीशन और पोटेशियम का स्फेरिंग। पोटेशियम को स्फेयर कर लेगा और सोडियम को एक्सक्रीट करवाएगा। तो इस तरीके से स्पाइरेनोलैक्टोन अपनी एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टरी अडीमा associated with nephrotic CHF and cirrhosis of liver, and secondly it is used to spare the potassium ions with other diuretics. फर्स्टली तो इसका यूज़ किया जाता है नेफ्रोटिक CHF और नेफ्रोटिक कंजस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए, और उसके साथ एसोसिएटेड जो रिफ्रैक्टरी अडीमा है उसके ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडली इसका यूज़ किया जाता है लीवर सिरोसिस में, मीन्स जब लीवर्स में सिरोसिस कोज होता है, दैट मीन्स जब लीवर के टिश्यूज़ जो हैं डैमेज हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो अडीमा कोज होगा उसको ट्रीट आउट करने के लिए हम स्पाइरेनोलैक्टोन एज एन डायूरेटिक्स देंगे। अब क्योंकि ये जो स्पाइरेनोलैक्टोन्स हैं ये पोटेशियम को स्फेयर कर लेते हैं, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है पोटेशियम आयन को स्फेयर करने में, पोटेशियम आयन स्फेयरिंग में, जो कि अदर डायूरेटिक्स कोज करते हैं, क्योंकि अदर डायूरेटिक्स क्या कर रहे हैं, पोटेशियम को लूज़ कर रहे हैं। अब अगर हमें अदर आयन से, अदर डायूरेटिक्स से पोटेशियम को सेव करना है तो हम वहाँ पे क्या देंगे, स्पाइरेनोलैक्टोन देंगे। सो दिस इज़ अबाउट स्पाइरेनोलैक्टोन। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है इसके अंदर दैट इज़ सोडियम चैनल इनहिबिटर्स। फर्स्ट क्लास हमने देखी एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट पोटेशियम स्फेरिंग डायूरेटिक्स में। नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड क्लास है सोडियम चैनल इनहिबिटर्स। तो ये वो एजेंट्स हैं जो कि सोडियम चैनल को इनहिबिट करेंगे, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे और सोडियम को एक्सक्रीट आउट करवाएंगे। सो अमिलोराइड एंड triametrine are the two drugs in this class. These drugs are the derivatives of pyrazine and patiridine respectively. These actions are different than spironolactone. They inhibit sodium channel of the collecting tubules, which result in the fall of electrochemical gradient created by the pump. मीन्स कि जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली दो ड्रग्स आती हैं। फर्स्ट वन इज़ अमिलोराइड एंड सेकेंड वन इज़ ट्राइएमेट्रिन। अब ये जो ड्रग्स हैं ये बेसिकली पायराजीन और पटेरिडीन
जो मॉइटीज़ हैं उनकी डेरिवेटिव्स हैं। इनका एक्शन जो है वो स्पाइरल इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं होता है, उनसे डिफरेंट होता है। ये क्या करती हैं, सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करती हैं पर्टिकुलरली। और कहाँ के सोडियम चैनल्स, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ के सोडियम चैनल्स को ये इनहिबिट करती है, जिसका रिजल्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का फेल आउट होना, जो कि सोडियम पंप के थ्रू क्रिएट हुआ था। मीन्स कि सोडियम पंप क्या कर रहा था, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था। अब सोडियम चैनल्स को इसने ब्लॉक कर दिया तो सोडियम आयन जो है वो एक्सक्रीट आउट होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो फॉर्म जो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा और वो फेल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से सोडियम चैनल ब्लॉकर्स इनहिबिटर्स अपना एक्शन शो करते हैं। इसके अंदर जो ड्रग आती है दैट इज अमीलोराइड हाइड्रोक्लोराइड। द स्ट्रक्चर ऑफ अमीलोराइड हाइड्रोक्लोराइड इज शोन एज हियर। इसके अंदर अगर हम इसकी आईपिक नेम और इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो इसके अंदर एन अमीडिनो 3,5 डाई अमीनो थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे अमीनो 3,5 डाई अमीनो, 6 क्लोरो 6 पोजीशन पे क्लोरीन एंड पायराजीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायराजीन। 2 कार्बोक्सामाइड सेकेंड पोजीशन पे कार्बोक्सामाइड हाइड्रोक्लोराइड। मीन्स कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेन जो मॉइटी है दैट इज पायराजीन और उससे सब्सिट्यूएंट अटैच हैं और इसका आईपिक नेम बना इस तरीके से एन अमीडिनो 3,5 डाईअमीनो 6 क्लोरोपायराजीन 2 कार्बोक्सामाइड हाइड्रोक्लोराइड। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ पेल येलो टू येलोइश ग्रीन पाउडर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर केप्ट इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। कलर जो होता है इसका पेल येलो होता है और पेल येलो टू ग्रीनिश येलो इसका कलर है। ये जो कंपाउंड है ये पाउडर की फॉर्म में मिलता है और ये पाउडर वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल होता है, यानी कि प्योरली ये सॉल्युबलाइज नहीं हो पाता है, स्लाइटली अमाउंट में ये वाटर में सॉल्युबल होगा एंड देन इसको स्टोर किया जाएगा लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर के अंदर। क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए इसे लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट आती है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो अमीलोराइड इनहिबिट्स सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एट डिस्टल कॉन्वलेंट ट्यूब्यूल्स दैट इज DCT and collecting duct, thus decreases the potential gradient and reduces both सोडियम एंड हाइड्रोजन सिक्रीशन। मीन्स कि अमीलोराइड क्या करता है, अमीलोराइड जो है वो सोडियम की अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। कैसे करेगा, ये DCT पे और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करके सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगा और इस तरीके से ये एक तरह का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको डिक्रीज करेगा और पोटेशियम और हाइड्रोजन के सिक्रीशन को ये रिड्यूस करेगा। मीन्स कि पोटेशियम और हाइड्रोजन के तो सिक्रीशन को रिड्यूस करके उनको नहीं रिड्यूस होने देगा, जबकि ये सोडियम का एक्सक्रीशन करवाएगा, सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट करवाएगा, उसके अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा और इस तरीके से ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को ये डिक्रीज करता है। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस। So in conjugation with other diuretics, it is used in the treatment of refractory edema associated with nephrotic syndrome, cirrhosis of liver and CHF। Means कि इसका जो यूज़ है वो अदर डायरेटिक्स के साथ में किया जाएगा, उनके साथ कॉन्जुगेशन में दिया जाता है ये, और इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है जो रिफ्रैक्टरी एडिमा है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ये जो रिफ्रैक्टरी एडिमा है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड है, लीवर सिरोसिस यानी कि जब लीवर के टिश्यूज़ में डैमेज हो जाता है उसके साथ एसोसिएटेड है, और CHF यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के साथ एसोसिएटेड है। मीन्स कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लीवर सिरोसिस और CHF के साथ एसोसिएट होता है रिफ्रैक्टरी एडिमा, और इस रिफ्रैक्टरी एडिमा को ट्रीट आउट करता है अमीलोराइड। तो इस तरीके से ये अपना एक्शन शो करके यहाँ इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर ड्रग आती है दैट इज
ट्राईएमिट्रीन। ट्राईएमिट्रीन के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेन पटेरिडीन रिंग होती है एंड देन इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं, जिसमें 3 तो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हैं और एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका आईयूपीएक नेम होगा 247 ट्राई अमीनो 6 फिनाइल पटेरिडीन। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ वीक बेस, एक तरीके का वीक बेस होता है क्योंकि इसके अंदर अमोनिया है तो लोन पेयर है। लोन पेयर को डोनेट करके ये क्या करेगा, एक बेस की तरह वर्क करेगा, लेकिन ये एक वीक बेस होता है। इट इज़ येलो क्रिस्टलाइन पाउडर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर केप्ट इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। इसका कलर जो होता है येलो टू क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ये क्रिस्टलाइन इसका नेचर है, स्टेट है इसकी सॉलिड पाउडर की फॉर्म में, और ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल है। इस पाउडर को लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर के अंदर क्लोज करके रखेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स लाइट की प्रेजेंस में डिग्रेड होता होगा। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इस एक्शन इज सिमिलर टू अमीलोराइड हाइड्रोक्लोराइड, मीन्स कि जैसे हमने अमीलोराइड के अंदर देखा कि ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करके सोडियम को तो एक्सक्रीट आउट करवा रहे थे, उसके अब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर रहे थे, और पोटेशियम को स्पेयर करके रख रहे थे। तो इसी तरीके से ट्राईएमिट्रीन भी अपना एक्शन शो करता है। नेक्स्ट आता है इसका यूजेस। सो इट इज़ यूजेस एज डायूरेटिक फॉर रिफ्रैक्टरी एडिमा। तो जैसे इसका यूज़ किया जा रहा था अमीलोराइड का, वैसे ही सिमिलरली इसका भी यूज़ रिफ्रैक्टरी एडिमा को ट्रीट आउट करने के लिए किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्राईएमिट्रीन। सो हमने हमारी 4th क्लास स्टार्ट की थी, दैट इज़ पोटेशियम स्फेरिंग डायूरेटिक्स, मीन्स कि वो डायूरेटिक्स जो कि पोटेशियम को स्फेयर करके रखते हैं, जिसके अंदर फर्दर 2 सब क्लासेस थी। फर्स्ट वन इज़ एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, दैट मीन्स वो एजेंट्स जो कि एल्डोस्टेरॉन को एंटागोनाइज करेंगे। एल्डोस्टेरॉन इज एन मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन दैट आर सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो उसको ये एंटागोनाइज कर रहे थे और इस तरीके से पोटेशियम को स्पेयर कर रहे थे और सोडियम को एक्सक्रीट आउट करवा रहे थे। सेकंड हमने इसके अंदर क्लास पढ़ी, दैट इज़ सोडियम चैनल इनिबिटर्स, जिसके अंदर हमने देखा कि ये वो एजेंट्स हैं जो कि सोडियम चैनल को इनिबिट करके सोडियम के अब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर रहे हैं और पोटेशियम को स्फेयर कर रहे हैं और इस तरीके से अपना एक्शन शो करते हैं। इसके अंदर हमने 2 ड्रग्स को स्टडी किया। फर्स्ट वन इज़ अमीलोराइड एंड ट्राईएमिट्रीन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोटेशियम स्फेरिंग डायूरेटिक्स। नाउ नेक्स्ट आती है हमारी लास्ट क्लास, दैट इज़ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करके डायूरेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। सो व्हाट इज़ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, लेट्स स्टडी। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड, मीन्स कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स वो डायूरेटिक्स हैं जो कि ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, एंड दीज एजेंट्स आर फ्रीली फिल्टरेबल एट दीज ग्लोमेरुलस एंड हैव लिमिटेड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। मीन्स कि ये वो एजेंट्स हैं जो ग्लोमेरुलस के अंदर फ्रीली फिल्टरेबल होते हैं, फ्रीली ये फिल्टर होकर के ग्लोमेरुलस से ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाते हैं और वहाँ इनका लिमिटेड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स कि बहुत कम अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन होता है। जब इनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये ट्यूब्यूल्स के अंदर एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट कर देते हैं और उस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का रिजल्टेंट होता है कि वाटर जो है वो ट्यूब्यूल से निकल करके, मीन्स कि ट्यूब्यूल्स में से होकर के निकल के आता है और इस तरीके से ये डायूरेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। When these agents are administered at high concentration, it results in passing of large quantity of water from the body into the tubules or diuresis. Means कि जैसा कि हमने कहा कि ये हमने एजेंट लिए, एजेंट जो है ये ग्लोमेरुलस से फिल्टर होंगे, फिल्टर होकर ट्यूब्यूल्स में आएंगे, ट्यूब्यूल्स में वहाँ एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट खोज करेंगे और इस ऑस्मोटिक
जो ग्रेडियंट कोज हुआ है इसकी वजह से जो ट्यूब्यूल्स हैं उनमें टिश्यूज से वाटर जो है उसकी क्वांटिटी वहाँ पे निकल के आएगी और जिसकी वजह से डायूरेटिक एक्टिविटी शो होगी। सो दिस इज़ द बेसिक मॉइटी ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स और इस तरीके से ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स अपना एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट आती है इसके अंदर ड्रग। तो इसके अंदर जो ड्रग है दैट इज़ मैनिटोल। मैनिटोल की स्ट्रक्चर जैसे कि हम देख चुके हैं कि इसके अंदर एक 6 कार्बन की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड थर्ड पे प्रेजेंट है और फोर्थ फिफ्थ पे प्रेजेंट है। तो 6 कार्बन की स्ट्रक्चर है, 6 के 6 कार्बन के अंदर आप देखेंगे कि OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है मैनिटोल की। तो इसका आईयूपीएक नेम होगा, इसके अंदर 4 किरेल सेंटर प्रेजेंट हैं और ये जो किरेल सेंटर है इसमें से दोनों पहले दो दूसरे दो के अपोज में आपको OH ग्रुप वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो R है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ R मीन्स कि चारों का ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R है। देन हेक्सेन एंड 1 2 3 4 5 6 ओल मीन्स कि 4 किरेल सेंटर है, चारों का ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है R। देन हेक्सेन इसकी मेन मॉइटी है और इस हेक्सेन पे 6 ऑल प्रेजेंट हैं। तो दैट इज़ हेक्सेन 6 ऑल। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज़ अब्जॉर्ब इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम GIT। आफ्टर इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ रैपिडली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। इसका कलर जो होता है ये वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन इसका नेचर है, पाउडर की फॉर्म में सॉलिडली ये प्रेजेंट होता है। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर फ्रीली सॉल्युबल है। मैनिटोल जो है इसकी अगर हम फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये GIT में स्मॉल अमाउंट में अब्जॉर्ब होता है और जब आप इसे इंट्रावीनसली रूट से देंगे तो ये रैपिडली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। मीन्स कि GIT से तो प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इंट्रावीनस देंगे तो अपना एक्शन फास्ट शो करके रैपिडली ही एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? इट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस एजेंट ऑफ किडनी फंक्शन। मीन्स कि जब भी आपको किडनी के फंक्शंस को पता करना है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये ग्लोमेरुलस को इजीली फिल्टर होके देन एक्सक्रीट आउट हो जाता है कम्प्लीटली, सिर्फ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ही ये शो करता है, कोई पर्टिकुलर चेंज करता नहीं है किडनी के अंदर। तो अगर ये प्रॉपरली जितना अमाउंट हम दे रहे हैं उतना ही एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो इससे पता चलता है कि किडनी अपना प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मैनिटोल का यूज़ किडनी के फंक्शनिंग को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सेरिब्रल एडिमा। मीन्स कि सेरिब्रल एडिमा को ट्रीट आउट करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ ऑफ्टन टू इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम इन पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर। मीन्स कि जिन पेशेंट के अंदर एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन होती है उनके अंदर यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, यूरिन को एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए मैनिटोल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कोज करके क्या करते हैं, पर्टिकुलर वाटर को एलिमिनेट करवाते हैं। तो जिनके अंदर रीनल फेलियर की कंडीशन होती है वहाँ पे मैनिटोल का यूज़ किया जाता है। सो हमने यहाँ हमारी लास्ट ड्रग ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स कंप्लीट करी, जिसके अंदर हमने ड्रग देखी मैनिटोल। सो हमने स्टार्ट किया था, अगर मैं समअप करूँ कंप्लीट चैप्टर को, तो डायूरेटिक्स में हमने देखा कि डायूरेटिक्स वो एजेंट हैं जो डायूरेसिस कोज करवाएंगे। दैट मीन्स सॉल्ट्स और आयंस का, वाटर का एलिमिनेशन करवाएंगे और इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है वेरियस कार्डियक एक्टिविटीज़ को, कार्डियक डिसऑर्डर्स को ट्रीट आउट करने के लिए। फिर हमने इन वेरियस डायूरेटिक्स का एक्शन देखा नेफ्रॉन पे एंड देन हमने क्लासिफिकेशन देखा डायूरेटिक एजेंट्स का, जिसके अंदर हमने 5 क्लासेस वहाँ डिस्कस करी और फिर इन 5 क्लासेस को हमने डिटेल में स्टडी किया
and that was first class carbonic anhydrase inhibitor. Second one is thiazide diuretics. Third one is loop diuretics. Fourth one is potassium sparing diuretics. And fifth one is osmotic diuretics. हमने इन 5 क्लासेस की ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा. ये अपने अपने डिफरेंट एक्शन के थ्रू एक्ट करती हैं और अडीमा, हाइपरटेंशन और डायरेटिक एक्टिविटी शो करती हैं. देन हमने इनके अंदर स्पेसिफिक सम ड्रग्स को स्टडी किया. उन ड्रग्स का स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स और उनके यूजेस को स्टडी किया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायूरेटिक्स. सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.